नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमृत। स्वागत है आपका मेरी क्लास में। आज हम देखते हैं भारत की स्थिति, विस्तार और उसका नाम, इनके बारे में हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं भारत की स्थिति। भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अब हम देखते हैं कि गोलार्ध क्या होता है। पृथ्वी को यदि हम दो समान विभागों में विभाजित करें, जैसे भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा और एक भूमध्य रेखा के नीचे का हिस्सा, तो पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करें तो ये ऊपर का उत्तरी गोलार्ध है और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये समझा हमने कि गोलार्ध क्या होता है। तो भारत हमारा ये इस वाले हिस्से में उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में भी यह पूरब की साइड में भारत की स्थिति स्थित है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि भारत का अगर तुम आकार देख पाओगे तो भारत का आकार हमारा कैसा है? पतंगाकार है। भारत का आकार पतंगाकार है। अगर हम भारत के क्षेत्रफल को देखें तो यह भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद में दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर भारत के आकार को हम देखें तो भारत का आकार एक पतंग के समान दिखाई देता है, जो पतंग आकार है। स्थलीय सीमा को और जलीय सीमा को देखें तो हम देख पा रहे हैं साथियों कि इसकी स्थलीय सीमा जो यहाँ से इधर की साइड में यह है, ऊपर स्थल को छूती हुई सीमा है। इस स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को छूता है, वह जलीय सीमा है। और इस जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। तो हमने देखा आकार पतंगाकार है और इसकी स्थलीय सीमा है जो 15,200 किलोमीटर लंबी है, और इसकी जलीय सीमा है जो 6100 किलोमीटर लंबी है। अब हम देखते हैं कि एशिया जो महाद्वीप में भारत की स्थिति है, यह कितने अक्षांश और कितने देशांतरों के बीच में यह स्थित है। भारत की उत्तर से दक्षिणतम हम स्थिति देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर इसकी स्थिति है। अगर हम पूर्व से और पश्चिम में इसका देशांतरीय विस्तार देखें तो यह 68 डिग्री 7 से इस कोने से, गुजरात के से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, यह इसकी देशांतरीय स्थिति है। तो हम कुल मिला के इनकी स्थिति देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में इसकी भारत की हमारे की स्थिति है। अब हम देखते हैं साथियों कि ये अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अक्षांश। अक्षांश होता है भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। और देशांतर क्या होता है? प्रधान यामोत्तर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व और पश्चिम में किसी स्थान की कोणीय दूरी को 0 डिग्री देशांतर या
प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम की ओर किसी स्थान की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। तो हमें पता लगा कि भारत कितने अक्षांशों में और कितने देशांतरों के बीच में स्थित है। फिर हमने जाना कि अक्षांश क्या होता है। भूमध्य रेखा से उत्तर दक्षिण की ओर किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं और 0 डिग्री देशांतर या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व और पश्चिम की ओर स्थान की कोणीय दूरी को हम देशांतर कहते हैं। भारत की अक्षांश और देशांतरीय दूरी को अब हम अंतर निकाल के देखें तो भारत की यह दूरी लगभग 30 डिग्री अक्षांशों में सिमटी हुई है। 30 डिग्री अक्षांश या 30 डिग्री देशांतरों के बीच में लगभग इतनी भारत की स्थिति है। इसलिए भारत के पूर्व में और भारत के पश्चिम में समय में 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि हमें पता है कि 1 डिग्री पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए यह हमारी स्थिति 30 अक्षांशों के लगभग है। तो 30 डिग्री अक्षांशों को हमें पार करने में लगेगा बराबर 120 मिनट। तो 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटा। इसलिए पूरब की ओर हमारा समय 2 घंटा पहले सूर्योदय होता है और पश्चिम की ओर 2 घंटा बाद में। इस तरीके से समय में अंतर है। अगर भारत का हम देखें कि उत्तर से और दक्षिणतम इसकी लंबाई है ये यहाँ से और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। भारत की 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिणतम लंबाई है और पूर्व से पश्चिम की ओर भारत की लंबाई है 2933 किलोमीटर। यहां से यहां तक अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात तक इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। ये पूरी यहाँ तक, यहाँ से गुजरात से और यहाँ तक। इस प्रकार भारत उत्तर से दक्षिणतम 3214 किलोमीटर लंबा है और पूर्व से पश्चिम की ओर यह 2933 किलोमीटर लंबा है। अब हम देखते हैं साथियों कि भारत को एक रेखा है कर्क रेखा, जो भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है, एक उत्तर की ओर और एक दक्षिण की ओर। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। यह है जो है ये कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ऐसे हम कर्क रेखा कहते हैं। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में होकर के गुजरती है, जिनमें से कौन कौन से ही हम देखते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। तो ऐसी कौन सी देशांतर रेखा है जो भारत के प्रमाणिक समय को निर्धारित करती है? ऐसी हमारे देश की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो भारत का प्रमाणिक समय बताती है। यह इलाहाबाद के नैनी में होकर के गुजर के और यह 5 राज्यों में होकर के ये गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं। तो अगर पूछे, सवाल आए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या भारत की प्रमाणिक जो समय देशांतर रेखा कितने राज्यों में होकर गुजरती है? 5 राज्यों में। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो साथियों, मानक समय क्या होता है? सामान्यतः
किसी देश या क्षेत्र के मध्य से गुजरने वाली मध्य रेखा का मानक समय जो समस्त देश के लिए प्रयुक्त होता है, मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। तो मानक समय क्या होता है? सामान्यतः किसी देश या किसी क्षेत्र के मध्य से गुजरने वाली वह मध्य रेखा का मानक समय जो समस्त देश के लिए प्रयुक्त होता है, वह समय उस देश का मानक समय कहलाता है। तो भारत का मानक समय कौन सी देशांतर रेखा के माध्यम से मापा जाता है? 82.5 डिग्री देशांतर के माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है, जो भारत को मुख्यतः दो भागों में, पूर्व और पश्चिम में यह विभाजित करती है। तो इसी 82.5 डिग्री देशांतर के माध्यम से हमारे यहाँ का मानक समय निर्धारित किया जाता है। अब हम देखते हैं साथियों कि ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यह एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। भारतीय उपमहाद्वीप मतलब सब कॉन्टिनेंट एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है। तो इसमें से दो शब्द उभर के आ रहे हैं कि उपमहाद्वीप क्या होता है। किसी महाद्वीप के अंदर अत्यधिक विविधताओं वाला भूभाग उपमहाद्वीप कहलाता है। तो हमने बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप है, एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो उपमहाद्वीप क्या होता है? इसमें तो शब्द निकल गया उपमहाद्वीप। तो किसी भी महाद्वीप के अंदर अत्यधिक विविधताओं वाला भूभाग उपमहाद्वीप कहलाता है। तो जो ये भारत है, ये एशिया महाद्वीप के अंदर है, जो अपने आप में ही अनेक विविधताओं वाला देश है, जो सारा ये महाद्वीप की होने की सारी विशेषताओं को पूर्ति करता है, इसलिए इसे उपमहाद्वीप की श्रेणी में रखा जाता है। तो प्रायद्वीप क्या होता है? क्या होता है? समुद्र या झील में आगे की ओर निकली हुई भूमि जो तीन ओर से जल से घिरी रहती है, प्रायद्वीप कहलाता है। तो भारत एक प्रायद्वीप है। क्यों? क्योंकि इसकी परिभाषा है समुद्र या झील में आगे की ओर निकली हुई भूमि जो तीन ओर से जल से घिरी हुई रहती है, प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे ये भारत है, इसका ये जो हिस्सा है समुद्र में जल की ओर निकला हुआ है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है और इधर अरब सागर है। तो ये पूरा क्षेत्र एक तरह का प्रायद्वीप है। इस प्रकार से हमने जाना कि भारतीय उपमहाद्वीप एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। फिर हमने जाना कि उपमहाद्वीप क्या होता है और प्रायद्वीप क्या होता है। तो साथियों, अब हम देखते हैं भारत का नाम किस प्रकार से भारत पड़ा, कैसे हिंदुस्तान पड़ा, कैसे इसको इंडिया बोला गया। तो हम देखते हैं आर्य लोगों की एक भरत नाम की शाखा थी। उस भरत नाम की शाखा के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। आर्यों की एक भरत शाखा थी और भरत शाखा के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? भारत। और आर्यों का वह क्षेत्र जहां पर आर्य निवास करते थे, वह क्षेत्र आर्यावर्त कहलाया। तो आर्यों की भरत नाम की एक शाखा थी, उस शाखा के नाम पर हमारे इस भारत देश का नाम भारत पड़ा। और आर्य जिस भूमि पर निवास करते थे उसे आर्यावर्त, इसी भारत को आर्यावर्त भी कहते हैं। अब क्या हुआ साथियों कि एक ईरानी थे, ईरान भारत के इधर की साइड में था। तो ईरानियों ने क्या किया, यहाँ की जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी ये है,
इधर होके बहती है। तो ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान नाम दिया। ईरानियों ने क्या कहा कि यह सिंधु नदी के तट पर बसने वाले लोगों को इन्होंने हिंदू कहा। जो ये सिंधु नदी है, सिंधु को वो हिंदू बोलते थे। सिंधु नदी के तट पर बसने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू कहा और इस भूमि के इधर वाले पूरे भाग को उन्होंने हिंदुस्तान कहा। इस प्रकार से ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान नाम दिया। और जो रोमवासी थे इस सिंधु को इंडस बोलते थे, इंडस। और जो यूनानी थे इसे इंडोस बोलते थे। रोमवासी सिंधु नदी को इंडस बोलते थे और यूनानी इस नदी को इंडोस बोलते थे। और इन्हीं के आधार पर भारत का नाम धीरे धीरे क्या पड़ गया, इंडिया, रोम और यूनानियों की वजह से। तो इस प्रकार से हमने देखा साथियों कि भारत की स्थिति कौन सी जगह है, इसका आकार कैसा है, इसकी स्थलीय और जलीय सीमा की लंबाई क्या है, यह भारतीय उपमहाद्वीप एक प्रायद्वीप किस प्रकार से है, इसका नाम भारत, इंडिया और हिंदुस्तान कैसे पड़ा, और इसकी उत्तर दक्षिणतम और पूर्व से पश्चिम तक लंबाई और स्थिति क्या है, कितने अक्षांशों के बीच में है, और ये 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये कौन कौन से राज्यों में होकर के गुजरती है, और हमारे कौन सी रेखा प्रमाणिक समय दिखाती है, और प्रमाणिक समय होता क्या है, देशांतर क्या होते हैं और अक्षांश क्या होते हैं। इस प्रकार से साथियों हमारे ये आज का अध्याय समाप्त होता है। नमस्कार।